बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वो शाहकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलाखिर हो गई जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, जिन्होंने अपने तौर पर जस्टिफाई करने की बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की, लेकिन जिन जिन जगहों पर वो जस्टिफाई नहीं कर सके या उनकी बातों में लूप होल्स थे, कमज़ोर पहलू थे, वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी और फैसल कामरान साहब कई जगहों पर गुस्से में आ गए। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये सवाल क्यों कर रहे हैं और कहाँ से आ रहा है, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। फिर उसके बाद सहाफ़ी सीधे हो गए और सहाफ़ियों ने फिर अपने जो पर्सनल उनके साथ इश्यूज़ पुलिस के थे या इन्हीं साहब ने, अब ये स्टोरी मैं अब इकट्ठी करके आपको अगले व्लॉग में पूरी तफसील बताऊंगा कि सहाफ़ियों के साथ इनके क्या मसाइल हैं और क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि एक सहाफ़ी ने कहा कि जी आपने हमें हमेशा जलील किया है, एक सहाफ़ी ने कहा कि तुम मेरे दफ्तर में घुस के मेरी नौकरी खाने की कोशिश की, एक ने कहा मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग्स बैन की गई हैं, क्यों की गई हैं। तो सहाफ़ियों ने अपना फिर जो है ना वो सारा खोल कर भी रख दिया। तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट पे बात कर लेता हूँ कि क्या उन्होंने कहा, क्या नई बातें थी, क्या ऐसी बातें थी जिसमें इबहम था और अभी भी बरकरार है, और कौन सी ऐसी बातें थी जिस पर मज़ीद सवालात पैदा होते हैं लेकिन वो हुए नहीं हैं और सवाल हो नहीं सके क्योंकि यानी सवालात पूरी तरह से लिए नहीं गए। शुरू में उन्होंने कहा था कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर वो चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो इसके कुछ पहलुओं पे बात कर लेते हैं और फिर जो सहाफ़ियों ने आखिर में एहतजाज किया और शेम शेम के नारे लग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोग नहीं थे, अवाम नहीं थे, सहाफ़ी थे, और सहाफ़ियों ने शेम शेम के नारे लगाए। क्यों? इस पर फिर मैं आइंदा आपसे बात करूंगा अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अच्छा, अभी देखिए, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और कहा कि ये कहानी शुरू होती है स्पेन से आने वाली एक कॉल से। स्पेन से एक ख़ातून जो थी, जो वेनेज़ुएला की ख़ातून थी लेकिन वो रेजिडेंट थी स्पेन में, और वो ख़ातून वो अपने वालिद को और वालदा को कॉल करती हैं और उनके वालिद अपनी बेटी के यानी 15 पर कॉल करने के बजाय बाजियाबी के पर कॉल करने से पहले वो कॉल करते हैं अपनी पुलिस को, स्पेन की पुलिस को, और स्पेन की पुलिस को घर बुलाते हैं और स्पेन की पुलिस वहाँ पर आकर घर बैठती है और उनके सामने फिर यहाँ से मुल्ज़िमान की ये रज़ा डार की कॉल जाती है और कहा जाता है कि हमें इतने पैसे दे दिए जाएं वरना टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। जब ये कॉल जाती है तो इस कॉल को स्पेन पुलिस रिकॉर्ड करती है। स्पेन की पुलिस इस कॉल को रिकॉर्ड कर लेती है और पूरा वहाँ का मंजर भी रिकॉर्ड होता है, इस कॉल को भी रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद फिर फैसला होता है कि पाकिस्तान में 15 पर रब्ता किया जाए और इसको रिपोर्ट किया जाए, इस वाक़े को। और न सिर्फ वो साहब फिर यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, कार्लोस नामी साहब, वो अपनी बेटी के इस मामले को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि शवाहिद फराहम करते हैं, और वो वीडियो जो वो बनाते हैं वो वीडियो भी फराहम करते हैं। यहाँ से फिर पुलिस जो है वो हरकत में आती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोरी सुनाई गई है। और बज़ाहिर ऐसा हुआ होगा, मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा कि नहीं हुआ होगा। अब जाहिर है जब एक दूसरे मुल्क की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है तो हमारी पुलिस के पास तो ये गुंजाइश ही नहीं होती ना कि वो टाल मटोल से काम ले। अब वो ये कहते हैं कि जब ये लड़कियां यहाँ पर इन्होंने लैंड किया था तो इन्होंने वहाँ पर अपने वालदैन को एक तस्वीरें कुछ भिजवाई थी, शेयर की थी, तो उसमें एक गाड़ी की तस्वीर भी थी। उस गाड़ी को ट्रेस हमने करना शुरू किया और इसको ट्रेस करते करते फिर हम इसके ये गाड़ी कहाँ से इन हुई, कहाँ से आउट हुई, और ये फिर लाहौर कब आई और लाहौर में कहाँ गई, तो ये हमने इसको ट्रेस किया। उन्होंने कहा कि 29 जून को ये लाहौर पहुंची, इनके साथ अगवा का मामला हुआ। स्पेन का पहला कॉन्टैक्ट 1 जुलाई को सेफ सिटी के जरिए स्टैब्लिश हुआ, यानी स्पेन से पहली जो कॉल आई वो 1 जुलाई को आई। सेफ सिटी में जो 15 का एक सेटअप है वहाँ पर कॉल आती है और वहाँ से पहला कॉन्टैक्ट 1 जुलाई को स्टैब्लिश होता है। इसके बाद हमारी तफ्तीश आगे चलती है। नंबर से इसकी बी पार्टीज़ और रिश्तेदारों के नंबर्स निकाले गए, यानी जिस नंबर से यहाँ से धमकियाँ मेज़ कॉल्स आ रही थी उस नंबर को पे ट्रेस किया गया, उससे फिर वो निकलवाई गई होगी, जो CDR क्या कहते हैं उसको, उससे फिर इन्होंने बी पार्टीज़ और उसके जो रिलेटिव्स और ये वो उन सबको ट्रेस करना शुरू किया। फिर वो कहते हैं कि हमने गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कहाँ कहाँ फिरती रही। अगवा बराए तावान सबसे संजीदा जुर्म समझा जाता है, यानी उन्होंने ये कहा कि सबसे संजीदा जो जुर्म है वो अगवा बराए तावान समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि रेप वाली स्टोरी पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, ये बस अगवा बराए तावान जो है ना यही असल स्टोरी है। और क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इज्तिमाई ज़्यादती या रेप इस तरह की बात ही उन्होंने नहीं की। हमारी कोशिश थी कि ख़वातीन बहिफाजत बाजियाब हो जाएं। हमारे इल्म में आया कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं,
क्योंकि वो कहते हैं हम जब वहाँ गए, वो जो डिफेंस में कोठी थी, घर था, हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ कुछ लोग रहते थे, वो इसहाक डार के रिश्तेदार थे और ये, तो वो हमारे इल्म में जब आया तो हमने उस नंबर को फिर इस फैमिली से शेयर किया तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये नंबर इसी फैमिली के एक लड़के रज़ा का है, रज़ा डार का है, कंफर्म हो गया। तो जब उसने कहा कि कंफर्म हमारे इल्म में ये आ गया कि ये प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार है, तो वो फिर कहते हैं कि मुलजिम को जब पता चला कि पुलिस पहुंच रही है तो इन मुलजिमों से उन्हें गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की। यानी ख़वातीन को उन्होंने कहा कि निकालो अब यहाँ से, ख़वातीन को निकालो एयरपोर्ट से। वहाँ से उन्होंने जो है उनको भगाने की कोशिश की और जो है वो वहाँ से फिर ख़वातीन रास्ते में गाड़ी टकराई और ख़वातीन निकल के भाग गई। इस तरह से लड़कियाँ बाजियाब हो गईं। मुलजिम अली डार फ़रार हो गया। अली डार से कहा गया कि फ़ौरन, उसका नंबर था, उससे कहा गया कि फ़ौरन सरेंडर कर दें। उसने ये नहीं कहा उन्होंने कि सरेंडर किया, लेकिन तासुर यही दिया कि उसको फिर फलां SSP साहब जो हैं वो SP साहब वो लेकर आए। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने उसको गिरफ्तारी दे दी। शायद फैमिली की तरफ से भी कहा गया होगा कि भागो नहीं, अब गिरफ्तारी दे दो, या शायद उसने खुद गिरफ्तारी दे दी जब पुलिस ने कहा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उसको फलां जगह से जाकर छापा मार के पकड़ा। तो वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के इल्म में जब लाया गया तो उन्होंने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास से जब आपके इल्म में आ जाए, उन्होंने शॉर्ट टाइम दिया, नहीं कहा कि 2 घंटे के अंदर करें। तो उन्होंने कहा जब आपके इल्म में आ जाए कि मुलजिम एक आला शख्सियत का रिश्तेदार है तो आप अपने सीनियर्स और हुकूमत के इल्म में लाते हैं। हमें कहा गया कि कानून के मुताबिक आगे बढ़ें। अच्छा, अब हुआ ये है, जो ये बता रहे हैं असल में मिक्स करके बता रहे हैं। असल में क्या हुआ है? असल में ये हुआ है कि जब स्पेन से कॉल आती है, ये अलर्ट हो जाते हैं, ये अलर्ट होते हैं, और चूंकि ये एक फ़ॉरेन का फैमिली का मामला होता है तो ये अपने हाई अप्स के इल्म में लेकर आते हैं। शायद चीफ मिनिस्टर के इल्म में भी आया होगा, उन्होंने कहा होगा इसको फ़ौरन रिजॉल्व करें, लेकिन चीफ मिनिस्टर के भी इल्म में उस वक्त तक नहीं होगा कि ये तो डार्क फैमिली का लड़का है। और जब उनके इल्म में आया, बाद में आगे बात बढ़ी, जब बाद में पता चला तो उस वक्त तो जाहिर है ये बात आगे निकल चुकी हुई थी। अब इस पूरी कहानी में अभी मैं और भी आगे बताता हूं, लेकिन इस कहानी में एक प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने कहा था अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में, जो साहब हैं फैसल कामरान साहब, अपनी प्रेस रिलीज में इन्होंने कहा था कि हमने तो घर में छापा मार के, किसी घर में छापा मार के लड़कियों को बरामद किया, अपनी कारकर्दगी बताई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी वो लड़कियां भागी और लड़कियां भाग के फिर गाजी रोड पहुंची और वहां पर जो सारी स्टोरी आपके पहले इल्म में आ चुकी है। यानी पुलिस का पहला बयान ही गलत था। आप उस पुलिस पे कैसे यकीन करेंगे जिसका पहला बयान ही गलत हो कि हमने, ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि हमने छापा मार के घर से लड़कियों को बरामद किया? ये झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए? बस ये दिखाना चाहते थे कि हमने कारकर्दगी दिखाई है। वो ये नहीं साबित करना चाहते थे कि हम नाकाम हो गए और फिर लड़कियां हमारे हाथ से भाग गई और फिर तो इत्तेफाक से बाद में इत्तेफाक से उन्होंने शोर शराबा मचाया तो पकड़ी गई। अच्छा, अब वो कहते हैं कि पहली मिसकंसेप्शन के इन्हें पुलिस ने बरामद नहीं किया, यानी पुलिस ने बरामद नहीं किया तो ये मिसकंसेप्शन हुई है, यानी वही जो डिफरेंस है उसको वो बता रहे हैं। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर रखी थी, काम हुआ था तो लड़कियों की रिकवरी यकीनी बनी। यानी वो कहते हैं हमने अगर काम किया था तो लड़कियों की रिकवरी हुई ना, अगर हमने ना किया होता तो ये रिकवरी इस तरह होनी भी नहीं थी। उनका ये मौक़िफ़ है। हमारी कोशिश थी कोई लकूना ना छोड़ा जाए ताकि कोई कल को ये ना कहे कि बड़ी फैमिली की बेटा था इसलिए उसको फ़ायदा दिया गया। हमने एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया, फ़ॉरेन ऑफिस से भी हमने रब्ता किया, फिर स्पेनिश एम्बेसी से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ रेजिडेंट ज़रूर हैं खातून, लेकिन ये हमारी नेशनल नहीं है। तो चूंकि ये हमारी नेशनल नहीं है इसलिए हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। आप वेनेजुएला की जो एम्बेसी है उससे रब्ता करें या वेनेजुएला से रब्ता करें, हमारी चूंकि ये नेशनल नहीं है तो इसलिए हम इसको वो उस तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि DIG साहब कहते हैं कि चूंकि वेनेजुएला की तो हमारे पास एम्बेसी हमारे यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमने उनको छोड़ के फिर जो डच खातून थी उसका डच एम्बेसी में रब्ता किया। डच एम्बेसी से हमने रब्ता किया और हमने उनसे कहा कि जी हम इनका मेडिकल कराना चाहते हैं। तो डच एम्बेसी ने हमें कहा कि जी ये इस पर तो खातून का कंसर्ट लेना ज़रूरी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो मेडिकल करवाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है वो करवा लें, हम उनसे पूछ के आपको बताते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ख़वातीन ने राज़ी हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना मेडिकल कराते हैं। हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए और उनका मेडिकल कराया गया। उन्होंने सुबह 5 बजे वापस जाना था, फ़्लाइट थी उनकी, मगर हमने उनका 164 का बयान लेना था। अब ये जो SHO वाली कहानी है, अब उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो क्या हुआ। SHO जो घर गया था, जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर गया था, वो क्या हुआ, अब उसकी वो कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने इन ख़वातीन का, इनकी सुबह फ़्लाइट थी, चूँकि हमने इनका वो लेना था 164 का बयान, तो हमने ड्यूटी जज से कहा कि वो ड्यूटी पर आए, लेकिन ड्यूटी जज से रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो वो कहते हैं फिर हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया, ना हुआ तो SHO को उनके घर भेजा मजबूरन। उस पर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जिस पर मैं अपनी जुडिशरी से माजरत खां हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया SHO ने।
एसएचओ तो अपना फर्ज अदा करने के लिए गया था और हमने भेजा था, एसएचओ खुद भी नहीं गया। चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रब्ता नहीं हो पा रहा था और हमने 164 के बयान कराने थे, तो इसलिए हमने एसएचओ को उनके घर भेजा और उसके बाद फिर जो है वो जज साहब नाराज हुए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एसएचओ ठीक गया और एसएचओ ने कोई गलती नहीं की, तो फिर एसएचओ पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उसके जाने को, फिर एफआईआर क्यों दी है? फिर एफआईआर नहीं देनी चाहिए थी। और अगर एफआईआर दी है, इसका मतलब है माने कि एसएचओ ने गलत किया। अच्छा, इस पर सवाल भी बड़ा अहम हुआ, आगे जाके मैं उस पर बात करता हूं। फिर उन्होंने कहा हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया, ना हुआ तो एसएचओ घर भेजा। उस पर एक नाखुशगवार वाकया हुआ जिस पर मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जुडिशरी से माजरत खा हूं। फिर हमने दोबारा डच एम्बेसी से रब्ता किया। खातून का रब्ता भी एम्बेसी के साथ कराया गया। एम्बेसी की ख्वाहिश थी कि इन्हें जल्द अज जल्द वापस भेजा जाए, ये ट्रॉमाटाइज्ड हैं, बाकी काम वहाँ जाकर किया जाए। हमने कहा टिकट का खर्चा हम देंगे, पुलिस उठाएगी, हम एक दिन को और रखना चाहते हैं, हम इनका बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो हम इनका ये बयान ज़रूरी है। बयान रिकॉर्ड करा के अगली रात इन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आए। वो कहते हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने जाते हुए हमारा शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम तो मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम इतना अच्छा और शानदार है कि हम अब बिल्कुल सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान का झंडा भी मांगा। रात के 3:30 बजे थे, तो पाकिस्तान का झंडा रात को 3:30 बजे कहीं से अरेंज करके उनको दिया गया। ये डीआईजी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि रात 3:30 बजे पाकिस्तान का झंडा अरेंज करके उन्हें दिया। मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाकर देखें अदालत में पेश किया गया, जैसे बाकी मुल्जिमों को पेश किया जाता है। इस पर भी वो चाहते हैं कि तारीफ़ की जाए कि देखें बाकी मुल्जिमों की तरह इनको भी हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई और बाकी बातें सामने आईं। जब इस लड़की की स्पेन में वालिद और वालदा की रकम के लिए कॉल गई, तो स्पेन की पुलिस वहाँ बैठी थी और उन्होंने वो कॉल्स रिकॉर्ड भी की और वीडियो हमें भेजी भी। ये भी डीआईजी ने बताया। इस वीडियो में ये भी था कि मुल्ज़िमान कह रहे थे, वो जो वीडियो वहाँ स्पेन की पुलिस ने रिकॉर्ड की थी उसमें ये भी रिकॉर्ड हुआ है। वो कहते हैं वीडियो हमारे पास अवेलेबल है कि पैसे ना दिए तो काट के फेंक देंगे। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, एक रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये उनका दावा था। अब इसके बाद शुरू होते हैं सवाल जवाब, और सवाल जवाब जो हैं ये काफ़ी तल्ख यहाँ पर जो है वो एक सूरत हाल थी और वो देखा गया। पहला सवाल था कि, और बिल्कुल पहला सवाल यही होना चाहिए था कि आपने प्रेस रिलीज में बताया था कि हमने घर से रिकवर किया, जबकि लड़कियां तो गाजी रोड से भागी। दूसरा, मजिस्ट्रेट के घर रेड किया गया, एसओएचओ वहां जाकर आपसे फ़ोन पर बात करा रहा था। तो क्या पुलिस एहलकार ये 780A पुलिस एहलकार पर 780A नहीं लगनी चाहिए, जैसे आप बाकी लोगों पर 780A देते हैं किसी के घर में घुसने वाले पे, तो इस पर नहीं लगनी चाहिए? अच्छा, पहले तो उन्होंने पहले सवाल के जवाब में चिढ़ गए फैसल साहब। उन्होंने कहा कि जब मैं ये बात बता रहा था तो शायद आप सुन नहीं रहे थे। हालांकि वो इस बात की शाइस्तगी के साथ भी वजाहत कर सकते थे, लेकिन बार उन्होंने ही कहा। तो उन्होंने कहा कि जी लड़कियां, अब वो ये नहीं कह रहे कि हमने गलत कहा था कि हमने घर से बरामद किया। उसको कवर कैसे कर रहे हैं? उसको कवर ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने जो इतनी कार्रवाई की, छापा मारा, घर पे पहुंचे, उसी से तो ये पैनिक होके घर से भागे थे एयरपोर्ट की तरफ, वरना भागते ना। उनको पता लगा पुलिस एक्टिव हो गई है, तो ये फिर वहां से लेके उनको निकले। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप घर पहुंचे तो नहीं थे ना, आपके पहुंचने से पहले वो निकल तो गए थे। और आपने जब घर से लड़कियों को बरामद नहीं किया, तो आपको ये स्टोरी डालने की जरूरत क्या थी कि घर से हमने बरामद किया? दूसरा जो उनसे सवाल किया गया कि भाई मजिस्ट्रेट के घर पे जब पुलिस रेड करती है, तो फिर आप एसएचओ पे पर्चा दे रहे हैं, तो 780 क्यों नहीं लगा रहे? तो उन्होंने इस पर कहा कि जी आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है रेड का, ये रेड नहीं किया गया था, वो तो हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा था। मजिस्ट्रेट जो है वो 24 घंटे के मजिस्ट्रेट हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको आना चाहिए, लेकिन वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो राब्ता नहीं हो रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए पुलिस को घर भेजा। तो अब सवाल ये हुआ कि जो सेक्शन आपने एसएचओ पे लगाया है और इसमें अगर वो शामिल था, तो वो तो आपके कहने से गया था और वहां जाके वो बात भी आपसे ही करा रहा था, आपकी ईमा पर गया था, तो फिर वो सेक्शन आपके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए? आप पे भी एफआईआर होनी चाहिए। क्या आप भी अपनी जमानत कराएंगे, प्री अरेस्ट बेल लेंगे? ये सवाल हुआ डीआईजी ऑपरेशन से। तो इसका वो जवाब गोल बोल कर गया और उसका उन्होंने जवाब मुनासिब देना मुनासिब नहीं समझा और जवाब ये दिया कि मुझे पता है ये सवाल कहाँ से आ रहा है। भाई ये क्या जवाब हुआ, कहाँ से आ रहा है? भाई जहाँ से भी आ रहा है, दो सवालों का जवाब। एक तरफ आप पुलिस एहलकार को, एसएचओ को डिफेंड कर रहे हैं कि उसने ठीक किया क्योंकि वो तो उनको जगाने के लिए गया था, और दूसरी तरफ आप उन पर एफआईआर भी दे रहे हैं। अगर एफआईआर दे रहे हैं इसका मतलब वो क्रिमिनल है, मुजरिम, जुर्म किया उसने, और अगर उसने जुर्म किया है तो फिर जिसके कहने पर किया तो असल में तो एफआईआर उस पर होनी चाहिए, जो कि आप खुद हैं। ये सवाल था सहाफ़ी का।
फिर उनसे और सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि देखें, जो लड़की ने लिख कर दिया था वो सारा हमने एफआईआर में शामिल कर दिया है, हमने उसके अलावा उसमें कोई तब्दीली नहीं की। सवाल हुआ कि सीसीडी को ये केस हैंडल क्यों नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि जी इसके लिए एक और इदारा होता है, वो ये होता है वो होता है, और सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो पुलिस डील करती है, तो इसलिए लाहौर पुलिस को ये केस दे दिया गया। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब इसका भी नहीं दिया उन्होंने कि ये सीसीडी को केस ये हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया। और फिर उनसे पूछा गया कि जी 4 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि जायवुकुआ पे जाके एविडेंस इकट्ठा करें, तो उस पर वो कहते हैं कि देखें कोई एविडेंस ज़ाया तो नहीं हुआ ना। दें जी, ये कोई जवाब है कि कोई एविडेंस ज़ाया तो नहीं हुआ। उसके बाद सहाफ़ियों को शुरू से लग रहा था कि बहुत गुस्सा है इनके ऊपर। गुस्सा है इसलिए कि ये सहाफ़ियों से पर्सनल हुए में, वो तो मैंने अभी 1-2 कॉल्स किए सहाफ़ियों को, तो पता चला कि ये तो खुदा बने हुए हैं ज़मीन पे और ये तो डिक्टेटर हैं। अब वो क्या कहानी है इनकी, से जो सहाफ़ियों के साथ लड़ाई वाली कहानी है ना, इसकी ये कहानी मैं आपको फिर अगले व्लॉग में सुनाता हूँ। ज़रा और मालूमात थोड़ी सी इकट्ठी कर लूँ कि इनका मसला क्या है और ये सहाफ़ियों को कैसे डील करना चाहते हैं और कैसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे क्राइम रिपोर्टर इतना गुस्से में थे। तो ये कहानी फिर सही अगले व्लॉग के लिए, और अभी जो है ये उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका लुब्बे लुबाब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।